दोस्तों, इतिहास गवाह है कि मनुष्य की सबसे गहरी और तीव्र इच्छा हमेशा जिंदा रहने की होती है, न केवल अपने लिए बल्कि हमारे अपनों के लिए भी। दुनिया में ऐसी बहुत सी घटनाएं हैं जहां पर हमारे जैसे सामान्य से दिखने वाले लोग ऐसी असामान्य परिस्थितियों में फंस जाते हैं जहां से जिंदा बच निकलना लगभग असंभव होता है। इन विषम परिस्थितियों में भी ये हमारी जिंदा रहने की इच्छा हमें हर संकट से लड़ने का हौसला देती है। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं दुनिया के सबसे खतरनाक सर्वाइवल स्टोरी के हीरो एरॉन रेल्सन की, जो दुर्भाग्य से न केवल 60 फुट गहरे कैनियन में गिर जाते हैं बल्कि उनके साथ ही एक 800 पाउंड का भारी पत्थर भी उनके हाथ पर आ गिरता है, जिसकी वजह से उनका हाथ एक केव में फंस जाता है। इसके बाद अगले 127 घंटे जो भी एरॉन रेल्सन के साथ होता है वो किसी के भी रोंगटे खड़े कर सकता है। एरॉन रेल्सन को न केवल अपनी जान बचाने के लिए अपना यूरिन पीना पड़ता है बल्कि उस केव से बाहर निकलने के लिए उन्हें अपना हाथ भी काटना पड़ता है, और वो भी एक छोटे से सर्विस नाइफ से। तो दोस्तों, इस रोमांचक और हैरान कर देने वाली कहानी पर आगे बढ़ने से पहले मैं आपका दोस्त, आपका साथी सैम अपने इस यूट्यूब चैनल सुपर सैम स्टोरी में आप सबका स्वागत करता हूँ और आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ, मस्त और ज़बरदस्त होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। एरॉन रेल्सन अपनी मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी करते ही इंटेल कंपनी में अपनी नौकरी की शुरुआत करते हैं, लेकिन एडवेंचर पसंद एरॉन को ये नौकरी रास नहीं आ रही थी, जिसके चलते वो 5 साल में ही नौकरी से रिजाइन कर ट्रैकिंग और माउंटेनियरिंग की दुनिया में कदम रखते हैं। उनका पहला पड़ाव था कि वो नॉर्थ अमेरिका के सबसे ऊंची चोटी डेनाली पर पहुंचकर अपने माउंटेनियरिंग कैरियर की जोरदार शुरुआत करें। 2002 आते आते एरॉन एस्पेन कोलोराडो में शिफ्ट हो जाते हैं, जिससे कि वो माउंटेनियरिंग के लिए पूरा समय दे सकें। उनका सपना था कि वो कोलोराडो के सारे 14ers को अकेले ही फतेह कर सकें। 14ers कोलोराडो की वो चोटियां थीं जो कि 14,000 फीट से भी ऊंची थीं, और यहाँ ऐसी 59 चोटियां थीं जिन पर चढ़ने का मजबूत इरादा रेल्सन यहाँ लेकर आए थे। रेल्सन को खतरों से खेलने में कुछ अलग ही मजा आता था। इसी के चलते 2003 में ही रेल्सन और उसका दोस्त एक एवलांच में फंसकर मरते मरते बचते हैं। उस दिन भी वेदर फोरकास्ट में इस तरह के जोखिम से दूर रहने की कड़ी हिदायत थी, पर रेल्सन ने उसे नजरअंदाज कर दिया, जिसके चलते उसके दोस्त ने उसके साथ ऐसे किसी भी एडवेंचर में जाने से मना कर दिया। इस घटना से कुछ सीखने और एहतियात बरतने के बजाय रेल्सन ने इन खतरनाक पहाड़ों पर अकेले ही जाना शुरू कर दिया, यह जानते हुए भी कि उसका यूं अकेले जाना उसके जीवन को कभी भी खतरे में डाल सकता था। उस एवलांच के कुछ समय बाद ही 25 अप्रैल 2003 को रेल्सन ने अचानक ऊटा के कैनियनलैंड नेशनल पार्क जाने का एक सोलो प्रोग्राम बनाया। रात को वो अपने ट्रक में ही सो गया और अगले दिन शनिवार की सुबह वो अपनी साइकिल लेकर ब्लू जॉन कैनियन में 20 किलोमीटर अंदर बिल्कुल वीरान सी जगह पर गया, जहां 2 कैनियन के बीच की दूरी 3 फीट से भी कम होती थी। रेल्सन अपनी साइकिल को वहीं पार्क कर देता है और अपना बैग, जिसमें ट्रैकिंग का जरूरी सामान था, लेकर आगे बढ़ जाता है। वहीं उसे 2 लड़कियां मिलती हैं जो कि शायद इस कैनियन के जंगल में रास्ता भटक गई थीं। एरॉन उन्हें एक बिल्कुल नए रास्ते पर ले जाता है और वे सभी जमकर मौज मस्ती करते हैं। उनको रास्ता दिखाकर एरॉन आगे बढ़ता है और कैनियन पर अपनी सोलो चढ़ाई शुरू करता है, जिसके चलते वो एक 60 फीट ऊंचे कैनियन के शिखर तक पहुंच जाता है, जिसके ऊपर 800 पाउंड का एक भारी पत्थर रखा होता है। इन दोनों कैनियन के बीच में दूरी मुश्किल से 3 फीट से भी कम रही होगी, लेकिन तभी कुछ ऐसा होता है कि वो भारी पत्थर अचानक अपनी जगह से सरक जाता है, जिसके चलते एरॉन सीधा उस 60 फीट गहरे और 3 फीट सकरे खतरनाक कैनियन के अंदर जा गिरता है। इससे पहले कि एरॉन को अपने गिरने का एहसास होता, वो 800 पाउंड का पत्थर भी एरॉन पर आ गिरता है। एरॉन जब तक कुछ समझ पाता तब तक पत्थर सीधा उसके हाथ पर आ जाता है। एरॉन को अपने हाथ के बुरी तरह दबने का एहसास तो होता है, पर उतना दर्द नहीं होता जितना इतने बड़े बिल्डर से दबने पर होना चाहिए था। एरॉन को लगता है कि वो बहुत भाग्यशाली था, क्योंकि उसका हाथ एक केव में था जब वो पत्थर गिरा, जिससे उसका हाथ एक भयानक दुर्घटना से बच गया था। पर शायद उसे पता नहीं था कि कितनी बड़ी मुसीबत उसका इंतजार कर रही थी। एरॉन को अब उस पत्थर का दबाव अपने हाथ पर महसूस होने लगा था, पर आश्चर्यजनक रूप से उसे ना तो पत्थर से और ना ही 60 फीट ऊंचाई से गिरने पर कोई चोट आई थी। एरॉन अब पूरी तरह से अपने कॉन्शियस में आ चुका था। उसे लग रहा था कि वो बस जल्दी से अपने हाथ को किसी तरह इस पत्थर से निकाले और फिर यहाँ से निकल जाए, क्योंकि इस ब्लू जॉन कैनियन में रात बिताना
और वो भी बिना गर्म कपड़ों के और खाने के एक खतरनाक विकल्प था। लेकिन जैसे जैसे एरॉन ने अपने हाथ को निकालने की जद्दोजहद शुरू की, वैसे उसे समझ में आने लगा कि ये इतना आसान नहीं है जितना उसे लग रहा था। वो पत्थर उसकी सोच से कई गुना भारी था। शायद उसे इस पत्थर को हटाने के लिए किसी और सहारे की भी जरूरत थी, लेकिन एरॉन का भाग आज उसका साथ नहीं दे रहा था। एरॉन ने उन लड़कियों को भी आवाज़ लगाई जिसको उसने पास में ही छोड़ा था, पर कोई जवाब नहीं आया। वो जानता था कि इस जगह उसे बचाने कोई नहीं आएगा। अब वो अपने बैग में रखे सामान को निकालता है, जिसमें कुछ रस्सियाँ, एक डिजिटल कैमरा और वीडियो कैमरा, मल्टी नाइफ टूल और 300 ml की पानी की बोतल के साथ कुछ कैंडी और खाने का सामान था। सबसे बड़ी समस्या ये थी कि उसका सीधा हाथ पत्थर के नीचे दब गया था और उल्टे हाथ से कुछ भी करना आसान नहीं था। एरॉन ने अपने सर्विस नाइफ से पत्थर को काटने की पूरी कोशिश की, पर उसका वो नाइफ इस काम में पूरी तरह से असफल रहा। उल्टा उसकी धार पूरी तरीके से खराब हो गई। अब तक रात होने वाली थी और कैनियन की इन पहाड़ियों में तापमान तेजी से नीचे गिर रहा था। एरॉन अपने साथ लाए खाने और थोड़ा पानी पीकर आराम करता है, पर अब तक उसे लगने लगा था कि वो बहुत बड़े खतरे में फंस चुका है। धीरे धीरे अगला दिन भी इसी तरह निकल जाता है। अब उसके पास खाना और पानी लगभग खत्म हो रहा था। पत्थर पर बैठे बैठे उसका ब्लड सर्कुलेशन भी रुक रहा था, जिसके चलते वो आधे घंटे बैठकर और आधे घंटे खड़े होकर अपने ब्लड फ्लो को नियंत्रित कर रहा था। उसका हाथ भी पत्थर के दबाव से सुन्न हो चुका था। अब उसकी वहां से निकलने की उम्मीदें भी धूमिल होने लगी थी। वो अब अपने जीवन के उन अंतिम क्षणों में अपने परिवार के बारे में सोचने लगता है। उसे याद आता है कि जब वो निकल रहा था तो उसकी माँ का फोन आ रहा था। यदि उसने उसे उठाकर बता दिया होता कि वो कहाँ जा रहा है तो शायद वो लोग उसे ढूंढ लेते। ये सब सोचते सोचते वो निढाल होकर बेहोश हो जाता है। जब उसकी आंख खुलती है तो उसे वहां फंसे 72 घंटे से भी ज्यादा हो चुके थे। अब उसने पीने के लिए अपनी पेशाब को इकट्ठा करना शुरू कर दिया था। अब उसे यहाँ से निकलने का एक ही उपाय दिख रहा था कि वो अपना हाथ खुद काट दे। अगर वो ऐसा नहीं करता तो उसका मरना यहाँ तय था। इसी के चलते वो अपना चाकू उठाकर अपने हाथ को काटने का प्रयास करता है, पर उसका यह चाइना मेड सर्विस नाइफ उसके ऊपर की स्किन को भी नहीं काट पा रहा था। उससे अपने हाथ की मोटी हड्डी को काट पाना लगभग असंभव था। अब तो एरॉन की आखिरी उम्मीद भी टूट जाती है और वो अब अपने बचने की सारी उम्मीदें छोड़ देता है। वो अपने वीडियो कैमरा में अब तक की सारी घटनाएं रिकॉर्ड कर रहा था। अब वो अपनी फैमिली के लिए अपना आखिरी संदेश रिकॉर्ड करता है और नाइफ से पत्थर पर आज की डेट और अपने नाम के आगे बड़ा बड़ा RIP लिख देता है। अब उसे भ्रम और हेलुसिनेशन होने स्टार्ट हो चुके थे। अब वो खुद से बातें करने लगा था। अब वो सब कुछ भगवान के हाथ पर छोड़कर अपनी मौत का इंतजार करने लगता है और तभी उसकी आंख लग जाती है। कुछ देर बाद एरॉन अचानक घबरा कर जाग जाता है। उसे सपने में अपना बेटा दिखाई देता है जिसको वो पीठ पर बैठाकर घूम रहा है। अचानक एरॉन को लगता है कि वो ऐसे नहीं मर सकता। वो कुछ भी करके यहाँ से निकलेगा और अपने होने वाले बेटे से मिलेगा। अभी उसे शादी भी करनी है और अपने बेटे को खिलाना भी है। वो उस चाकू को उठाकर उस पे लगातार धार लगाता है। वही उसके बचने की आखिरी उम्मीद थी। अब तक एरॉन को 4 दिन से भी ज्यादा वहाँ फंसे हुए हो चुके थे। एरॉन का हाथ काला पड़ चुका था। एरॉन अब एक खतरनाक विकल्प का चुनाव करता है। वो अपने हाथ की हड्डी को घुमाकर तोड़ने की कोशिश करता है और आश्चर्यजनक रूप से वो इसमें कामयाब भी हो जाता है। अब बस उसको अपनी मांसपेशियों को काटना था। एरॉन अपने चाकू को सीधा हाथ में गाड़ देता है और चाकू सीधा हड्डी से जाकर टकराता है और उससे काफी बदबूदार गैस निकलती है। उसका हाथ अंदर से सड़ना शुरू हो चुका था। वह अब आंखें बंद करके अपने हाथ की मांसपेशियों को काट देता है, जिसके चलते उसका हाथ उस पत्थर से आजाद हो जाता है। एरॉन को यह देखकर भरोसा नहीं होता, लेकिन अभी भी चुनौतियां खत्म नहीं हुई थी। उसके पास ना तो ज्यादा समय था और ना ही ज्यादा ताकत। ज्यादा खून बहने से वो कभी भी बेहोश हो सकता था, लेकिन एरॉन आश्चर्यजनक रूप से उस 60 फीट ऊंचे कैनियन से बाहर निकल जाता है, वो भी अपने उल्टे हाथ की मदद से। बाहर निकलकर पास ही पानी के तालाब में गिरकर वो पानी पीता है और फिर पैदल 7 किलोमीटर चलकर इस बीहड़ से बाहर निकलने का पूरा प्रयास करता है। भाग्य भी शायद उन्हीं का साथ देता है जो किसी भी परिस्थिति में हार नहीं मानते। तभी एक डच टूरिस्ट की नजर एरॉन पर पड़ जाती है और वो इमरजेंसी सर्विसेज को फोन कर तुरंत एक चॉपर वहां बुला लेते हैं, जो उसे लेकर तुरंत हॉस्पिटल निकल जाता है। दोस्तों, एरॉन को सही समय पर मिले इलाज और उनके आत्मबल की वजह से उन्हें एक नया जीवन मिलता है। डॉक्टरों के अनुसार एरॉन ने अपने हाथ काटने का निर्णय बिल्कुल सही समय पर लिया था।
अगर उन्होंने अपना हाथ थोड़ा पहले काट दिया होता तो अत्यधिक खून बहने की वजह से शायद एरॉन उस कैनन से बाहर ही नहीं निकल पाते और उनकी मृत्यु हो जाती। और अगर 127 घंटे बीतने के बाद भी एरॉन अपना हाथ नहीं काटते तो शायद जहर उनके पूरे शरीर में फैल जाता और जिससे उनके ज़िंदा बचने की संभावनाएं बहुत कम हो जाती। एरॉन की कभी ना हार मानने की काबिलियत ने उनके जीवन को अंत तक सुरक्षित रखा। एरॉन अपने प्रोस्थेटिक हैंड के साथ न केवल एक सामान्य जीवन व्यतीत कर रहे हैं बल्कि उन्होंने अपने ट्रैकिंग और माउंटेनियरिंग कैरियर को भी जिंदा रखा है। आज एरॉन अमेरिका के सारे 14ers को फतेह कर चुके हैं। अपने शौक को जीने के साथ साथ एरॉन आज दुनिया भर में एक ज़बरदस्त मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में पहचाने जाते हैं। उनके ऊपर बनी हॉलीवुड की फिल्म 127 घंटे भी दर्शकों में काफ़ी चर्चित रही। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, एक इल्तज़ा है, गुजारिश है कि जिन्होंने भी हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस यूट्यूब चैनल और साथ में इस बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिएगा जिससे आपको लेटेस्ट अपडेट मिलते रहें। तो इसी के साथ अपने दोस्त सैम को इजाज़त दीजिए। फिर मिलेंगे एक हैरान कर देने वाली और रोमांचक कहानी के साथ। तब तक के लिए गुड डे, शब खैर।